हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्भुत राजनीति। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस कंप्लीट हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ी जीत मिली और अब कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है बिहार इलेक्शंस की, जिसका अनाउंसमेंट चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है। जब भी देश में लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शंस का बिगुल बजता है तो एक शख्स का नाम चर्चा में आम हो जाता है और वो नाम है भारतीय राजनीति के पीके उर्फ प्रशांत किशोर का। भारत में पिछले कुछ सालों में चुनाव में ये नाम मुखरता से उभरा है। तो आइए जानते हैं भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर के बारे में और बात करेंगे उनकी चुनावी रणनीतियों के बारे में। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, एडवाइजर और पॉलिटिशियन है जिनका जन्म 1977 में बिहार के बक्सर में हुआ था। वे एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और वे यूनाइटेड नेशंस में 8 साल तक बतौर हेल्थ एक्टिविस्ट काम कर चुके हैं। वे वेस्ट अफ्रीका में यूनाइटेड नेशंस के मिशन चार्ट से जुड़े थे, पर जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर भारतीय राजनीति में आने का फैसला किया तो उनके पिताजी बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने 6 महीने तक प्रशांत किशोर से बात नहीं की थी। तो चलिए अब जानते हैं कैसे प्रशांत किशोर बने भारतीय राजनीति के किंग मेकर। 2010 में प्रशांत किशोर ने तब के भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कुपोषण और आर्थिक समृद्धि पर एक लेटर लिखा, जिस पर नरेंद्र मोदी का ध्यान गया और उन्होंने प्रशांत किशोर को कॉफी मीटिंग के लिए इनवाइट किया। और इस मीटिंग के बाद तय हुआ कि प्रशांत किशोर मोदी की गुजरात सरकार का हिस्सा होंगे और गुजरात सरकार की हेल्थ पॉलिसीज देखेंगे। और इस तरह वे मोदी की टीम में अपनी जगह मजबूत करते गए और 2012 के गुजरात इलेक्शंस में अपनी प्लानिंग्स के साथ नरेंद्र मोदी को तीसरी बार गुजरात का सीएम बनाने में मदद की। मोदी और प्रशांत किशोर की जोड़ी 2014 में लोकसभा इलेक्शंस में भी साथ आई और उन्होंने नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी को ब्रांड मोदी बनाने में पूरी सोच प्रशांत किशोर की ही थी। चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी ने 6 महीने पहले ही नरेंद्र मोदी को बीजेपी पीएम कैंडिडेट बनाने की घोषणा कर दी थी। प्रशांत किशोर ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट (CAG) नाम की मीडिया और पब्लिसिटी कंपनी बनाई, जो कि 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए गठित की गई थी। फिर नरेंद्र मोदी के कैंपेन चाय पर चर्चा की शुरुआत हुई, जिसमें मोदी की एक चाय वाले की छवि बनाई गई और लोगों से सीधे जोड़ा गया। इसके बाद 54 से ज़्यादा 3D रैलियां ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें अलग अलग लोकेशंस पर नरेंद्र मोदी के होलोग्राम्स यूज किए गए। रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस से दूर कर कांग्रेस को पीछे धकेला गया। मंथन प्रोग्राम के जरिए नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के मुद्दे और मिजाज को समझा। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मोदी के लिए कैंपेन शुरू किए, जिसमें 300 से ज़्यादा पेजेस बनाए गए जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट और उनके प्रचार के लिए यूज़ किए गए। प्रशांत किशोर ने मोदी को करण थापर द्वारा लिए गए इंटरव्यू को 30 बार दिखाया, जिससे मोदी कठिन सवाल का जवाब भी आसानी से दे सके। इस तरह नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा इलेक्शन जीतने में सफल हुए। पर इसके बाद प्रशांत किशोर और बीजेपी में कई मुद्दों पर विवाद हुआ और कुछ समय बाद प्रशांत किशोर ने CAG छोड़कर अपनी नई टीम बनाई, जिसका नाम IPAC रखा गया और इस टीम में देश और विदेश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के कई स्टूडेंट्स को लिया गया और नए तरीके से चीजों की शुरुआत की गई। 2015 के बिहार इलेक्शन, जहां एक तरफ महागठबंधन था जिसने बिहार राजनीति के दो दूर विरोधी नीतीश और लालू को एक साथ ला दिया था, वहीं बीजेपी और एनडीए इस चुनाव को मोदी लहर पर जीतना चाहती थी। ये चुनाव प्रशांत किशोर द्वारा बनाई गई IPAC टीम के लिए पहला चुनाव था और उन्होंने इस चुनाव में बिहारी बाबू नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला किया। IPAC में 50 से 60 लोग उस वक्त शामिल हुए। प्रशांत ने 2 टीम बनाई, जिसमें से एक का काम सेंट्रल वॉर रूम में बैठकर काम करना था और दूसरी का ग्राउंड लेवल पर लोगों से कोऑर्डिनेट करना था। इन दोनों टीम में से 10-10 लोग सीधे प्रशांत किशोर को रिपोर्ट करते थे। सबसे पहले प्रशांत किशोर की टीम ने डोर टू डोर कैंपेन चालू कर वोटर्स की एक लिस्ट तैयार की और इन सब वोटर्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड किया गया, ताकि वोटर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जा सके, क्योंकि बिहार के ज़्यादातर वोटर्स फेसबुक या ट्विटर पर एक्टिव नहीं थे। और इन ग्रुप्स पर नीतीश कुमार की ऑडियो वीडियो शेयर करके उनके कैंपेन की इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। कई जगह पर नीतीश कुमार के पैम्पलेट भी बांटे गए, जिस पर उनकी फोटो और उनका नंबर होता था और जो उस नंबर पर मिस कॉल करता था उसे नीतीश कुमार का एक ऑडियो सुनाई देता था। इसके अलावा साइकिल कैंपेन की भी शुरुआत की गई, जिसमें 100 से ज़्यादा साइकिलों पर नीतीश कुमार के फोटो और उनके चुनावी एजेंडे को लिखा गया था और इन साइकिल से हर क्षेत्र में 15,000 से ज़्यादा घर कवर किए जाते थे। चुनाव आते ही आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और इसी कड़ी में नीतीश कुमार पर कोई भी बयान आता तो उसका जवाब 2 घंटों में दिया जाता था और ये जवाब महागठबंधन के नेताओं से जानकारी लेकर तैयार किया जाता था और उसे हर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया जाता था। इस चुनाव के लिए एक डिजिटल टीम भी तैयार की गई, जिसका काम नीतीश की सोशल मीडिया इमेज पर काम करना और उनकी रैलियों की फोटो और वीडियोस को शेयर करना था। प्रशांत किशोर ने नीतीश और लालू यादव को अलग अलग चुनावी रैलियां करने की हिदायत दी थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर किया जा सके और नीतीश कुमार लालू यादव पर लगे आरोपों से खुद को बचा सके। 500 लोगों का एक कॉल सेंटर भी बनाया गया, जो वोटर से फीडबैक लेता था और उनसे जुड़े मुद्दों की जानकारी महागठबंधन के नेताओं को देता था, जिससे वे अपनी चुनावी रैलियों में उठा सके। इन सब रणनीतियों का फायदा महागठबंधन को हुआ और उसने बिहार में एक बड़ी जीत हासिल की। अब बात पंजाब के विधानसभा इलेक्शंस की, जिसमें प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए काम किया और 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस को फिर से सिंहासन पर बिठाया। 2017 के विधानसभा इलेक्शन से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने मालवा में एक बड़ी रैली कर पंजाब चुनाव में अपने दस्तक दे दी थी और यहाँ टीम IPAC भी तैयार थी अपने प्लान्स के साथ। चुनावी पंडितों के अनुसार ये चुनाव आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने वाला था।
पर कैसे चुनावी पंडितों को प्रशांत किशोर और उनकी टीम आईपीएक ने गलत साबित किया, आइए जानते हैं। इस चुनाव की कमान संभालते ही प्रशांत किशोर के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। एक तो विपक्ष के बड़े दल जैसे बीजेपी, अकाली दल और आप से लड़ना, और दूसरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस की आपसी कलह को रोकना। तो कांग्रेस की जीत के लिए कैंपेन की शुरुआत हुई पंजाब द कैप्टन नारे से, जिसमें कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट अमरिंदर सिंह की महाराजा वाली छवि और कांग्रेस के अंतर्कलह को कम करने का काम शुरू किया गया। सबसे पहला काम लोगों से सीधे जुड़ने का था और कॉफी विद कैप्टन कैंपेन, जिसमें कैप्टन अमरिंदर गिल कॉफी की चुस्कियों के साथ लोगों से उनकी परेशानियों पर चर्चा करते थे और इसमें यह ध्यान रखा जाता था कि जितना हो सके व्यक्तिगत समस्याओं पर बात की जा सके। फिर हल्के विच कैप्टन कैंपेन शुरू हुआ, जिसका मतलब इलाके में कैप्टन से था। इस कैंपेन से लोगों तक अपने चुनावी एजेंडे को पहुंचाकर उन्हें अपने साथ जोड़ा गया। इस तरह हर वर्ग के लाखों लोग कैप्टन अमरिंदर गिल के संपर्क में आए और अपने मुद्दे उनके सामने रख सके। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है जिसमें कई किसान हैं और उनकी मुख्य आय खेतों से ही होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए किसानों के लिए एक फोकस प्लान बनाया गया, जिसमें किसानों का कर्जा माफ करना, खेती लायक जमीन बेचना गैरकानूनी करना, किसानों की फसल को सही दाम पर खरीदना और स्वामीनाथन कमीशन की ज्यादा से ज्यादा सिफारिशें मानना शामिल था। इसी दौरान अमरिंदर गिल ने 8 जिलों की 500 किलोमीटर लंबी यात्रा की और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। चुनाव आए और युवाओं की बात न हो, ये मुमकिन नहीं। युवाओं के लिए अलग अलग स्कीम्स बनाई गई और उन्हें युवाओं तक पहुंचाया गया। 18 से 35 साल के युवा वोटर्स को 50 लाख स्मार्टफोन के साथ फ्री डाटा और कॉलिंग देने की बात कही गई। हर घर कैप्टन के जरिए घर के एक युवा को नौकरी और नौकरी न लगने तक 2500 रुपए का भुगतान करने का वादा किया गया, जो कि 3 साल तक के लिए था। आखिर के दिनों में सारे स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया और इन सब ठोस रणनीतियों के तहत कांग्रेस पंजाब चुनाव जीतने में सफल रही। आइए चलते हैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ और चर्चा करते हैं दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की। 2019 में आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव होने थे और 2017 में प्रशांत किशोर को वाईएस जगनमोहन रेड्डी का चीफ एडवाइजर घोषित किया गया। यहाँ से शुरू हुआ टीम आईपीएक का नया मिशन, जो था आंध्र प्रदेश की राजनीति के बड़े स्तंभों में से एक आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को हराने का। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपनी कैंपेन की शुरुआत प्रजा संकल्प यात्रा से शुरू की, जिसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट न दिला पाने की नाकामी पर घेरा, जिससे चंद्रबाबू नायडू ने शुरू में बीजेपी पर प्रेशर बनाया और आखिर में एनडीए से बाहर होने का रास्ता चुना। अपने पहले पड़ाव में प्रशांत किशोर और जगनमोहन रेड्डी पर कामयाब हुए, जिसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को अकेले आने पर मजबूर कर दिया। इस यात्रा में जगनमोहन रेड्डी ने करीब 2 करोड़ लोगों से सीधे कांटेक्ट किया। इसके बाद एक और कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें जगनमोहन रेड्डी के द्वारा लिखे गए 60,000 से ज्यादा पर्सनल लेटर गांव में रह रहे वोटर्स तक पहुंचाए गए और उनके द्वारा दिए गए सुझाव और मुद्दे को समझकर चुनावी एजेंडा तैयार किया गया। फिर जगनमोहन रेड्डी ने 5 लाख से अधिक वाईएसआर के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। थोड़े दिन बाद घर घर जाकर लोगों तक जगनमोहन रेड्डी के 9 वादे बताए गए और वाईएसआर से जुड़ने की बात कही गई। इसके बाद लोगों से स्पेशल स्टेट की मांग के लिए सिग्नेचर भी लिए गए और आईपीएक ने रवाली जगन कवाली जगन सॉन्ग भी रिलीज किया, जो यूट्यूब पर 2.2 करोड़ व्यूज के साथ हाईएस्ट पॉलिटिकल सॉन्ग था। आईपीएक की डिजिटल टीम ने टीम जगन्ना नाम का ऐप भी बनाया, जिससे 70,000 से ज्यादा युवाओं को जोड़ा गया और इन युवाओं को अलग अलग तरह से वाईएसआर में पॉलिटिकल रोल देने की बात कही गई। और इस तरह प्रशांत किशोर और उनकी आईपीएक टीम ने एक और किला फतह किया और भारतीय राजनीति में अपनी रणनीतियों के द्वारा पार्टी को जिताने का सिलसिला जारी रखा। इनके अलावा प्रशांत किशोर ने 2017 में यूपी में कांग्रेस की हेल्प की, पर वहां कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और प्रशांत किशोर ने प्रदेश कांग्रेस पर उनके सुझावों को सही तरीके से लागू न कर पाना हार का कारण बताया। फिर उन्होंने 2020 में आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में मदद की और आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की। आने वाले समय में टीम आईपीएक 2021 में होने वाले बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में से बंगाल में टीएमसी के लिए और तमिलनाडु में डीएमके के लिए चुनावी रणनीतियां तैयार करेगी। तो ये था आज का अद्भुत राजनीति का वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि भारतीय राजनीति के इंपॉर्टेंट किस्से आप तक पहुंचाए जा सके। जय हिंद, जय भारत।